देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, बाबू देखिए ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखिए टॉपिक को स्टार्ट करें। सिंस पहला क्लास है तो बुक का जरूरत पड़ेगा नहीं, तो बुक नहीं आने का नहीं। पहला क्लास में कॉन्सेप्चुअल क्लास होता है। देखिए सर बाबू बात मत करिए, अस्ते। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप आज क्लास की हो और अगला क्लास अगर एब्सेंट कर देंगे तो फिर नहीं समझ आएगा। टॉपिक का लिंक है। तो आज हम लोग होल्डिंग कंपनी शुरू कर रहे हैं। ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, प्रैक्टिकल का लास्ट चैप्टर है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक तो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला थ्योरी, उसमें थोड़ा थोड़ा सम्स है, वो आपको कराएंगे। तो उसको थ्योरी ही मानते हैं हम लोग, उसको सम्स नहीं मानते। बस समझे ना। तो आप लोग का पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जितने भी चैप्टर्स है उसके तो कैश फ्लो ऑप्शनल वाला चैप्टर है बस। तो मेनली आपका 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लायक हो जाओगे ये चैप्टर करने के बाद। मतलब आप कंफर्टेबली 80 मार्क्स का पेपर टच कर लीजिएगा। तो भाई और बहनों टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि भाई होल्डिंग कंपनी क्या होता है, होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं। तो पहला क्लास है ना, खाली कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है हम लोगों को, सारा बेसिक आइडिया लेना है, चैप्टर क्या है नहीं है इस सब के बारे में जानना है। तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। बात में बाबू प्लीज। देखिए होल्डिंग कंपनी क्या होता है। देखिए होल्डिंग कंपनी, और चैप्टर का नाम है होल्डिंग कंपनी, लेकिन एक्चुअली टॉपिक क्या है। देखिए होल्डिंग और सब्सिडियरी का कॉन्सेप्ट क्या है। कंपनीज लॉ में भी बोला गया है कि अगर आप किसी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर, अगर आप किसी कंपनी का 50%, ये सब बात एक एक लाइन को सुनिएगा ध्यान से। अगर आप किसी कंपनी का 50% से ज्यादा होल्ड करते हो तो आप बन जाते हो होल्डिंग, और जिसको आप होल्ड कर रहे हो वो बन जाता है सब्सिडियरी। अगर आप किसी कंपनी का 50% से ज्यादा होल्ड करते हो तो आप क्या बन जाते हो बताइए, होल्डिंग। और वो कंपनी क्या बन जाता है बताइए, सब्सिडियरी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ना व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडियरी कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी देखिए इस चैप्टर से थ्योरी ना के बराबर आता है, समझ लिए। तो नहीं ही आता है थ्योरी, ये चैप्टर प्योर प्रैक्टिकल है। तो सर अभी फिर भी हम लोग 1 पेज 1.5 पेज अभी पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वो कॉन्सेप्ट लिखेंगे जो सम्स में हम लोग को जरूरत पड़े, और ये समझने के बाद ही आप सम्स बना पाओगे। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी रेफर्स टू दोज कंपनी विच होल्ड मोर देन 50% शेयर इन अनदर कंपनी। जो कंपनी किसी और कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करेगा उसको क्या बोलेंगे आप, होल्डिंग। जिस कंपनी का होल्ड कर रहे हैं आप, जिस कंपनी का शेयर होल्ड किए हो उस कंपनी को बोलते हैं सब्सिडियरी। क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी। जैसे हम अगर मान लीजिए एक्स कंपनी, एक्स लिमिटेड, वो वाई लिमिटेड में 60% का मालिक है। यहां पर एक्स को क्या बोलेंगे बताइए, होल्डिंग, और वाई को सब्सिडियरी। समझे ना। तो होल्डिंग और सब्सिडियरी में क्या फर्क है बताइए। जो आपके कंपनी का 51 मिनिमम 50% ज्यादा, मतलब मिनिमम समझ लीजिए 51%। 50 से ज्यादा जब आप कहते हो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम कितना परसेंट, आपको 51। तो अगर आप किसी कंपनी का 51% शेयर होल्ड करते हो तो आप उस कंपनी के मालिक हो जाओगे। कंपनी के सच्चे मालिक कौन होंगे, आप। कौन होंगे, आप। यस, आप लोग मालिक होंगे इफ यू होल्ड मोर देन 50% शेयर्स इन एनी कंपनी। बस समझे ना। और आज देखिए अभी कितना 3-4 तारीख हो ही गया होगा, 4 तारीख हो गया गाइस। तो नेट टू नेट 1.5 महीना हम लोग के पास है, नेट टू नेट। लास्ट ईयर 29 और 30 जून को सेम 6 हुआ था, अब यहीं से समझिए। जबकि लास्ट ईयर एबनॉर्मल सिचुएशंस में एग्जाम हुए थे, तब 29 और 30 जून को हुआ था। तो इस बार आप लोग का प्रोबेबली उससे पहले ही एग्जाम हो जाएगा। कुछ कॉलेजेस ने इंटरनल ले भी लिया है, कुछ कॉलेजेस ने नोटिस दिया, कुछ कॉलेज लेने वाला है। इंटरनल लेने का 3-4 दिन पहले नोटिस देकर के आपको इंटरनल ले लेगा। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए प्लीज। और अच्छा भी है क्योंकि अपना ग्रेजुएशन देखिए फिर अपना आगे का फ्यूचर का तैयारी करिएगा, एक ही चीज में कितना दिन तक फंसे हुए रहिएगा। तो भाई और बहनों जल्दी बताइए, अगर आप किसी कंपनी का 51% मिनिमम कितना परसेंट, 51% अगर होल्ड करे तो आप कौन, होल्डिंग। वो कौन, सब्सिडियरी। आप कौन, वो कौन, आप कौन, वो कौन, यस। तो इफ यू होल्ड मोर देन 50% शेयर्स इन अ कंपनी यू विल बी कॉल्ड होल्डिंग एंड दे विल बी कॉल्ड सब्सिडियरी। लिखिए पॉइंट नंबर 1, होल्डिंग कंपनी, holding company, yes, are those companies which, holding company are those companies which acquire more than 50% shares, more than 50% shares in another company.
इन अनदर कंपनी। अब 50% से ज्यादा, अब देखो 50% से ज्यादा इसलिए आप बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ देखोगे मिनिमम 51%, बात को समझिए। 50% ज्यादा इसलिए बहुत सारे बुक में देखोगे लिखा रहता है 50% एटलीस्ट, बात तो बराबर ही होगा। फिर 50% से ज्यादा होगा तभी ना होल्डिंग आएगा। देखिए आपके जीवन में किसका अधिकार होगा? जीवन में आपका उसी का अधिकार होगा जो आपके लाइफ में इन्वेस्ट किया है। तो आपके जीवन में जितना भी इन्वेस्टमेंट है, आप जो ड्रेस पहने हो, आप जो घड़ी पहने हो, आप जो खाना खा रहे हो, आप जो ट्यूशन आ रहे हो, जो ट्यूशन का फीस दे रहे हो, ये सब आपको कौन दे रहे हैं बताइए? मम्मी पापा दे रहे, पेरेंट्स दे रहे। तो अगर मान लीजिए मम्मी पापा दे रहे तो आपके जीवन का होल्डिंग किसके पास है? मम्मी पापा के पास। और आप क्या हो गए? सब्सिडी। समझे ना? जिसका 50% से ज्यादा शेयर आपके जीवन में है वो कौन हो गया? होल्डिंग। अगर आपके जीवन में कंट्रोलिंग पावर किसी और के हाथ में, अगर आपके लाइफ में कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसी और के हाथ में, तो आप तो नहीं हो सकते, बात समझे? तब तो सब्सिडियरी नहीं होगा। देखिए होल्डिंग करने के साथ में, जैसे आप कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करते हो, सिंपल बात है, द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज शेयर होल्डर्स एंड द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इज नोन एज शेयर होल्डर। जो आदमी पैसा लगाता है वो शेयर होल्डर है। तो जिसका ज्यादा शेयर होगा वही कंपनी का एक्चुअली मालिक होगा। आपका पास ज्यादा शेयर है तो आप मालिक हो, हमारे पास ज्यादा शेयर है तो हम मालिक। तो मालिकाना हक आने के लिए, आपका अधिकार उनके ऊपर आने के लिए कम से कम कितना परसेंट का मालिक होना होगा? 51। तो अगर कोई 51% आपके लाइफ में इन्वेस्ट कर रहा है, आप जो घड़ी पहन रहे हो वो आपको वो गिफ्ट दिए, आप जो जूता पहन के आपको वो गिफ्ट दिए, एवरीथिंग इज गिवन बाय वो या फिर एनीवन एल्स। अगर कोई और, मतलब आपका शरीर में अगर 500 रुपया का सामान आप पहने हो तो उसमें 450 रुपया वो दिए, मतलब आपका कंपनी का मालिक कौन है भाई? वही। सिंपल से, क्योंकि देखिए शेयर के साथ ही आपका कंट्रोलिंग पावर आता है। कंट्रोलिंग पावर पूरा का पूरा शेयर के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका जितना शेयर होगा वही कंट्रोलिंग पावर आता है। जैसे आपको नाम सुने होंगे आपने, जैसे इसका सीएससी का मालिक संजीव गोयनका है। सिंपल लॉजिक है, सीएससी तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर था, अभी भी गवर्नमेंट के अंदर में, ऐसा बात नहीं है गवर्नमेंट के अंदर में नहीं। लेकिन एक्चुअली जब भी आप सीएससी का बिल देखते हो, मालिकाना हक किसके पास है? लिखा था आरपी संजीव गोयनका, तो वहां पर संजीव गोयनका लिखा रहता है। भाई क्यों? सरकार का चीज में उसका मालिक कैसे बन गया? वो पैसा इन्वेस्ट किया, 51% कैपिटल उसका होगा उसमें कम से कम, इसीलिए मालिक। 100 रुपया में से 51 रुपया जिसका होगा ना वही मालिक होता है। कोई भी कंपनी में अगर गवर्नमेंट 51 रुपया लगा दिया तो गवर्नमेंट कंपनी होगी। तो यहाँ पर आदमी का बात नहीं, यहाँ पे कंपनी का बात हो रहा है कि अगर एक कंपनी, मतलब मेरा एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और आपका एक कंपनी है वाई लिमिटेड, तो अगर हम आपके कंपनी में कम से कम 51% मतलब 50% से ज्यादा शेयर का अगर हम मालिक है तो हम क्या हो गया बाबू? होल्डिंग। क्या हो गया बाबू? होल्डिंग। क्या हो गया बोलिए? समझे कि नहीं समझे? बोलिए। अब लिखिए पॉइंट नंबर 2, सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी स्पेलिंग बोले क्या? कोई बच्चा नहीं बोला। सब्सिडियरी कंपनी आर दोज कंपनी which is held by another company. उसका दाई सॉरी नजर थोड़ा। अब देखिए आप लॉग आउट किए होंगे इसीलिए लॉगिन नहीं हो रहा। देखिए तो भाइयों और बहनों, कितना सुंदर सा लाइन बोला है कि होल्डिंग अ सब्सिडी का एग्जैक्ट मीनिंग आप समझ गए। इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली अगर प्रेजेंट करें, होल्डिंग को वी रिप्रेजेंट बाय एच लिमिटेड और सब्सिडियरी को वी रिप्रेजेंट बाय एस लिमिटेड। इसलिए जिनके कॉलेज में हुआ होगा एक चैप्टर आपने सुना होगा, प्रोबेबली कॉलेज में हो ही गया होगा। तो एच और एस, एच मतलब होल्डिंग और एस मतलब सब्सिडियरी। अब जरूरी नहीं है यही नाम क्वेश्चन में रहेगा, नाम कुछ भी रह सकता है। एच और एस ज्यादातर सम्स में रहता है। जब सम्स करेंगे ज्यादातर सम्स में आप देखोगे एच और एस। ये देखिए 2 क्लास खाली इसका कॉन्सेप्ट है। आज पढ़ा रहे कॉन्सेप्ट और अगला दिन कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके डायरेक्ट सम्स। इसमें ज़्यादा चाप नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें होगा। इसमें सम्स ज़्यादा करने का है, 15 मार्क्स 20 मार्क्स कवर हो जाएगा इसमें से कम से कम। तो इसमें क्या करना है बोलिए, तो सम्स को ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। आइए एच लिमिटेड एस लिमिटेड, तो देखिए एच लिमिटेड एस लिमिटेड में 50 मान लीजिए 2% लगा है, तो बताइए एच को क्या बोलेंगे बाबू? होल्डिंग। और एस को क्या बोलेंगे? इसको ऐसे उतार लीजिए, पॉइंट नंबर 3 लिखिए।
ये सब कॉन्सेप्ट ये नहीं समझेगा ना तो समझ नहीं समझ आएगा। ले जाओ। हो जाए तो बता दीजिएगा। चलिए, तो पूरी 15 मार्क्स का सम्स इसमें से आएगा, समझे बाबू? इस चैप्टर से पूरी 15 मार्क्स का आपका सम्स आएगा। थ्योरी का कोई स्कोप ही नहीं है इसमें। 15 मार्क्स का पूरा चैप्टर है। तो आप देखिए ना, अगर कोई बच्चा फंड फ्लो और होल्डिंग कंपनी करके जाएगा तो 30 मार्क्स तो उसी में उड़ जाए। बट देखिए, दुख का बात यह है ना कि यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा पूरा मार्क्स देता नहीं, ये आपको मानना पड़ेगा। अभी आपका रिजल्ट जब आएगा तो आप देख लेना मिला करके। जैसे जो बच्चे लोग रिव्यू में भी दिए ना सेम 4 का, वो भी वही बता रहे थे, रिव्यू में भी कोई मार्क्स पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है। रिव्यू या सेल्फ इंस्पेक्शन में दीजिएगा, मैक्सिमम बच्चों का जिसका 24 था 24 ही है, 22 था 22 ही है, 23 है 23 है। मतलब एक बात बता रहे कि यही इंपैक्ट है। तो आप इस यू से उम्मीद मत रखिए प्लीज। इसीलिए आप अपना तरफ से ना पूरा 80 मार्क्स का करिएगा तो एटलीस्ट ये डरने लगे कि हाँ फेल हो जाएंगे। बाकी अगर 30-40 मार्क्स का आप करके आए हो तो डर लगना स्वाभाविक है माय डियर स्टूडेंट, डर लगना भी चाहिए। क्योंकि 30-40 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी आपको पास कर देगा? क्योंकि सही चीज़ें तो मार्क्स ही नहीं देता वो लोग। आइए बाबू, चलिए, किसी भी दिन अचानक से आपको नोटिस मिलेगा कि भाई अब तुम्हारा रिजल्ट है, क्योंकि अब आप लोग का ही नंबर है। आ जाओ भाई, आ जाओ। तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट हो गया ना बाबू? चौथा पॉइंट लिखिए। अच्छा, ये तो हो गया आस्ते बाबू, ये तो हो गया हम लोग का होल्डिंग का दर्दनाक कहानी कि होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडियरी क्या होता है, होल्डिंग किसे कहते हैं, सब्सिडियरी किसे कहते हैं, ये हो गया हम लोग का बात। अब सवाल ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब आप होल्डिंग कंपनी का सम्स बनाएंगे तो होल्डिंग कंपनी के सम्स में आपको बनाने क्या देगा? तो क्वेश्चन में ना 2 कंपनी का बैलेंस शीट दिया रहेगा। इसीलिए आपको याद होगा, कभी हमने शायद आपको बोला था कि बैलेंस शीट याद मत करिएगा। क्या है, क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट रहेगा ही रहेगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट रट्टा क्यों मारेंगे? 5 में भी वही था, 6 में भी। बैलेंस शीट में तो कोई चाप ही नहीं, बैलेंस शीट तो दिया रहेगा। एक तो बैलेंस शीट दिया रहेगा एकदम बड़ा सा, एक तो होल्डिंग कंपनी का, एक तो सब्सिडियरी कंपनी का। और बैलेंस शीट में नीचे में एडजस्टमेंट दिया रहेगा, बस जैसे फंड फ्लो का सम्स किए ना, बिल्कुल वैसे। आपको ना बहुत बार तो कंफ्यूज आते हैं बच्चे कि फंड फ्लो करना है कि कैश फ्लो, क्योंकि फंड फ्लो, कैश फ्लो और होल्डिंग का सम्स का स्टाइल एक ही जैसा रहता है। स्टाइल मतलब समझ रहे, स्ट्रक्चर एक ही रहना। तो बैलेंस शीट दिया रहेगा, 2 साल का अमाउंट दिया रहेगा, नीचे में एडजस्टमेंट दिया रहेगा। सर तो हम कैसे समझेंगे होल्डिंग का सम्स है? वो ये लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा कि एक्स लिमिटेड होल्ड्स इतना शेयर, वो सब दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो आप देख के समझ जाओगे होल्डिंग है। तो क्या बनाने देगा सर, इसमें बनाने क्या देगा वो तो बताइए। जब 2 कंपनी का मिलन होता है गाइस, जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को मिलते हैं, देखिए मिलते नहीं है, खरीद लेते हैं। मिलना खरीदना दोनों अलग चीज़ है। जैसे आपके पास आपका कंपनी चला था लॉस में, अब हम देखिए हम क्या करें, आपका कंपनी में पैसा लगा दी, अब कंपनी में पैसा लगा दिया, तो हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब आपका कंपनी का असली मालिक कौन है? हम। सारा कंट्रोल किसके हाथ में? मेरे हाथ में। हम जो बोलेंगे आप वही करोगे, आप मेरे इशारों पे नाचोगे अगर आप सब्सिडियरी हो तो। इसीलिए सबसे सब चीज़ का दोस्ती करिएगा, किसी से पैसा का दोस्ती मत करिएगा। अगर आप किसी से पैसा ले लेते हो ना तो आपके जीवन में उसका राइट आया था। जैसे एक एग्जांपल दे रहे, इस पढ़ाई से हट के देखिए। जैसे मान लीजिए हम एक बाइक खरीदे, अब वो बाइक हम बैंक से लोन लेके खरीदे, तो बैंक वाला तो बैंक से 3 लाख रुपए लोन लिए बाइक खरीदे, तो बैंक वाला तो हमको आज तक कभी टोकने के लिए नहीं आया कि तुम मेरा बाइक पे जाते हो, तुम मेरा बाइक पे जाते हो, तुम मेरा बाइक पे जाते हो। लेकिन वही अगर मान लीजिए अगर हम कोई रिश्तेदार से पैसा लेते और वो हमको पैसा देता और उसका पैसा हम अभी तक नहीं चुकाए होते, जस्ट एग्जाम्पल, अगर पैसा नहीं रिटर्न किए रहते, वो हमको रोज टोकता, मेरे पैसा का तो बाइक है, मेरे पैसा का तो बाइक है, मेरे पैसा का तो बाइक है। सीन यहाँ पर यही है। या आप ही किसी को दिए रहते हो ना पैसा, और वो आदमी अगर आपके सामने सियाना बनता है तो आप उसको तुरंत बोल देते हो सियाना बना, भी तो पैसा दिए थे। तो ये इम्पैक्ट ना, ये प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, इसको समझ के रखिए। कभी भी आपके लाइफ में ना आपको इमरजेंसी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तभी पैसा का लेन देन करिएगा। अदरवाइज किसी से भी फ्री का मत खाइए कुछ भी, और ना फ्री का किसी का पैसा लीजिए बाबू। भूखा रह जाइए लेकिन फ्री का पैसा नहीं। कोई आपको, हम लोग गलती क्या करते हैं अपना लाइफ में बताइए? क्योंकि हम लोग गलती क्या करते हैं, कोई अगर बोलता है फ्री में तुमको हम गिफ्ट दे रहे हैं, हाँ दो गिफ्ट दो, नहीं, गलत एटीट्यूड है। ये आपका एक जो रॉन्ग बिहेवियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। कभी भी नहीं फ्री, देखिए देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड एंड इफ समथिंग इज फ्री यू आर द कॉस्ट। ये याद रखिएगा इंग्लिश में जो बोल रहे, दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है, और अगर फ्री में कोई मिल रहा या कुछ भी चीज आपको पैसा मिल रहा तो समझिए वो चीज बेकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आपके लाइफ पे बहुत खतरनाक होने वाला है। बात समझिए ना। 2 दिन 3 दिन हम मान लीजिए आपको पूड़ी खिला दिए, नाश्ता करा दिए, अब मेरा राइट आ गया, मैं कहा हम ही तो पूड़ी खिलाते हैं।
एक दिन टोक देंगे आपको, एक दिन टोक देंगे। इसीलिए होल्डिंग का सीन भी वही है। होल्डिंग कंपनी 51% का मालिक है, आप समझ रहे हो? जस्ट इमेजिन 51% का मालिक है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं तो पूरी खा ली, अब क्या करें? खा लिए, ठीक है, इट्स ओके फाइन। अब फ्यूचर में मत करिएगा, देखिए जो कर लिए उसको यू कांट चेंज, आराम से आओ, जो हो गया उसको देखिए। और एक महीना हम लोग का पढ़ाई है, फिर आप लोग का, हम लोग का, हम तो यहीं रहेंगे, आप लोग कहाँ चले जाओगे? तो देखिए नहीं उतना टाइम किसी, देखिए ये सब बोलने का बात होता है कि आदमी मिलने के लिए आएगा, हम पढ़ाई छोड़ देंगे। आप लोग स्कूल में भी तो पढ़ के निकले, कितना दिन गए स्कूल में मिलने के लिए? रहने दीजिए, और उतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास, इधर आइए, काम का बात सुनिए। तो समझे बाबू, तो होल्डिंग कंपनी, आप इसका इंपैक्ट यही समझ लीजिए। इसी तरह से आप इंपैक्ट समझिए ना कि होल्डिंग कंपनी कितना पावरफुल होता है। एक तो पूरी खिला के जब आदमी आपको टोक देता है कि हम पूरी खिलाए हैं, ये तो बेटा होल्डिंग कंपनी 51% दिए हैं, सियाना बनोगे। 51% का मालिक, मान लीजिए आप एक फोन लिए और आपके पास 10,000 रुपये का फोन है, 10,000 का फोन लेना था, आप 4,000 रुपये जमा किए थे खुद से, 6,000 रुपये आप उनसे ले लिए। बोले बाबू तुम्हारा 6,000 होगा, दो ना, मोबाइल लेंगे तुमसे। 6,000 ले लिए, बस यही गलती कर दी आप जीवन में। मैं बात को मिलाना, अभी आपको मैं बात को मजाक में ले रहा हूँ, बाद में भैया ठीक ही पढ़ाते थे। 6,000 रुपया ले लिए, अब वो जीवन में जब भी आप कुछ करिएगा, तू अमूल तो मोबाइल करके दी, अभी तो मोबाइल करके दी। इंपैक्ट, इसको क्या बोलते हैं? होल्डिंग। सिंपल सा लॉजिक है, देखिए दुनिया में कॉमर्स के स्टूडेंट हो बाबू, फीलिंग इमोशंस का कोई जगह नहीं है, बस नहीं ना, सिंपल स्पेस, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द मनी। हर चीज पैसा का खेला है, जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वही मालिक हो जाएगा। एक बार बताइए, अंबानी को लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों? उसके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, बात खत्म हो गया। आज जितना किसी स्टेट का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट नहीं होगा, जो उतना जब अंबानी कहीं जाता है, अंबानी ऐसे चाहिए, अंबानी ऐसे चाहिए, अंबानी ऐसे चाहिए, पगला को दीजिए, पैसा है उसके पास और कुछ भी नहीं गाइस। तो आप जिस चीज में इन्वेस्ट कर दीजिएगा वहां पर आप पावरफुल हो जाएंगे, और होल्डिंग कंपनी ऐसा ही होता है। अब सवाल ये कि हम लोग को करना क्या है, वो बताइए। करना कुछ नहीं है गाइस, 2 साल का बैलेंस शीट दिया रहेगा विथ सम एडजस्टमेंट्स, आपको उससे बनाना रहेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको बनाना रहेगा। क्या बनाना रहेगा बाबू? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बात मत करिए प्लीज। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? CFS। CFS मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम और आप पहले अलग थे, अब हम लोग तो साथ आ गए। तो आपको हमने उस दिन भी पढ़ाया था, शायद आप लोग के बैच में पढ़ाया था, किसी को बताया था, याद नहीं आ रहा, कि देखिए जैसे ही आप किसी का हाथ थामते हो, उसका सुख भी आपका और दुख भी आपका। तो आपको क्या बना, रो क्यों रहे? रोइए मत, जो हो गया हो गया। कौन सा, इसलिए जब भी आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, आपको बोलेगा एग्जाम में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ, जनरली यही बोलता है बनाने के लिए। जनरली आप लोग के एग्जाम में जो है ना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही बनाने के लिए आपको देगा। अगर आपने कॉलेज में थोड़ा भी सुना है तो मेरा बात को रिलेट कर लीजिए। आपको सिर्फ दे विल आस्क यू टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है मिल जाना, हाथों में हाथ हो, हर पल तेरा साथ हो, ये हो गया कंसोलिडेशन। नहीं, हम कंसोलिडेशन होता है इसका। जैसे आप किसी कंपनी का 51% शेयर होल्ड कर लिए, समझिए 51% शेयर होल्ड कर लिए, अब उसका एसेट्स के ऊपर भी आपका राइट हो गया। अब जैसे हम पहले होल्डिंग अपना बैलेंस शीट बनाता था, सब्सिडियरी अपना बैलेंस शीट बनाता था, होल्डिंग अपना बैलेंस शीट बनाता था, सब्सिडियरी अपना बैलेंस शीट बनाता था। क्यों? क्योंकि कल तक आप लोग अलग थे, आप लोग, उसका बैलेंस शीट अलग था, आपका बैलेंस शीट अलग था। अब तो आप 51% का मालिक है, चुप क्यों बैठे हो? जाओ बैलेंस शीट को मिलाओ। बैलेंस शीट मिल गया आपका, कंसोलिडेटेड होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी दोनों का बैलेंस शीट को जोड़ दें, बस बन गया सम। बहुत इजी चैप्टर है ये, खाली 2 चार्ट पे कैलकुलेशन थोड़ा टेक्निकल है, बाकी इसमें बहुत इजी चैप्टर, कुछ नहीं करना है। एसेट्स को एसेट से जोड़ दिए, लायबिलिटी को लायबिलिटी से जोड़ दिए। मेरा लायबिलिटी था 5 लाख, मेरा मान लीजिए हम किसी को, मेरा क्रेडिटर था 5 लाख और आपका क्रेडिटर 2 लाख, तो अब आपका सुख भी मेरा है और दुख भी मेरा। जब मिलाएंगे आप तो एसेट्स भी और लायबिलिटी, जब आप कंसोलिडेशन करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि खाली एसेट्स को जोड़िएगा और लायबिलिटी को छोड़ दीजिएगा। जब किसी का हाथ थामिएगा तो उसका सुख भी लेना होगा आपको और दुख भी लेना होगा। इसके लिए अगर आप रेडी है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, अगर रेडी नहीं है तो फिर रहने दीजिए बाबू, तब आप होल्डिंग कंपनी मत करिए। तो होल्डिंग कंपनी में क्या होता है, कंपनी का एसेट्स भी आपके पास आ जाता है और लायबिलिटीज भी आपके पास आ जाता है, समझ रहे हो ना? एसेट्स और लायबिलिटी, क्योंकि एसेट्स मतलब क्या, मिठाई, और लायबिलिटी मतलब क्या, जहर। तो अगर मिठाई आप खाइएगा तो जहर भी कौन खाइएगा? आप। कौन खाइएगा? आप। ठीक है, हम खा लेंगे। समझ गया ना? लिखिए, ये कॉन्सेप्ट था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिखिए, व्हेन there is
consolidation there is consolidation holding company का फना है when there is consolidation then consolidated financial statements financial statements shall be prepared देखिए बार बार जो वर्ड हम बोले कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ? आप एक सिंपल इंपैक्ट देखिए। आप देखिए मान लीजिए 100 रुपया मेरे पास था, मेरा देखिए मेरा बैलेंस शीट और ये आपका बैलेंस शीट। मेरा बैलेंस शीट में मान लीजिए बिल्डिंग 100 रुपया का था और अभी बिल्डिंग खरीदे आपका बिल्डिंग था 40 रुपया का। अब जब हम नया बैलेंस शीट में लाएंगे तो 100 + 40 कितना? 140। सिंपल, खाली यही करना, पुराना बैलेंस शीट। और इसको अगर मान लीजिए जैसे तो हम तो आपको एक चीज बताएंगे, बट सपोज बाय द वे एग्जाम का दिन में आपका ब्रेकअप हो गया, आपका दिमाग हैंग कर रहा और मम्मी भी बहुत मारी है आपको और एग्जाम देने का एकदम मन नहीं कर रहा, तो भी एग्जाम तो देना होगा, पास करना, ग्रेजुएशन। कुछ मत करिएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाने जाइएगा दोनों का बैलेंस जोड़ के आ जाइएगा, उसमें भी आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएगा। पास कर 2-3 मार्क्स से पास कैसे ये, बाकी तो करना होगा सब में ऐसे थोड़ा। देखिए स्टेप मार्किंग तो है, लेकिन स्टेप मार्किंग से ना विश्वास उड़ गया। आप लोगों को जो वीडियो भेजे उसके स्टेप मार्किंग पे हिम्मत नहीं होता बोलने का कि स्टेप मार्किंग है। तो स्टेप मार्किंग कैसा है? स्टेप मार्किंग 15 का सब में 2 दे रहे हो। स्टेप मार्किंग हम लोग तो बचपन में, जैसे एचएस आप लोगों ने तो दिया नहीं, सॉरी दिया था आप लोग एचएस, सॉरी अच्छा चार्ट, एक मिनट, अच्छा ठीक है सॉरी, 4 पेपर दिए ना आप लोग, 3 पेपर जो भी, तो आपने देखा होगा एचएस में आप जितना डिजर्व करते थे उससे ज्यादा ही मार्क्स मिला, क्योंकि एचएस में चेकिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत लिबरल चेकिंग होता है, बट यूनिवर्सिटी उतना लिबरल चेकिंग कर नहीं रहा। बात समझे ना? क्योंकि अगर लिबरल चेकिंग करेगा तो ग्रेस मार्किंग देगा, बच्चे लोग सबली कैसे खाए। तो जो भी हो आपको अपने आप से तो प्रिपेयर करना है। कंसोलिडेशन का सिंपल मीनिंग यही होता है। अच्छा मान लीजिए मेरे पास एक तो फर्नीचर था, मेरे पास फर्नीचर था 150 रुपया का और उसके पास फर्नीचर था 30 रुपया का, दोनों जोड़ के कितना? 180। अब समझे कंसोलिडेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दोनों का होल्डिंग का और सब्सिडियरी का बैलेंस शीट दिया रहेगा, आप दोनों का अमाउंट को जोड़ दीजिएगा विथ सर्टेन यूनिक एडजस्टमेंट्स। अब वो जो सर्टेन यूनिक एडजस्टमेंट्स है वही मेन सिखाना है, बाकी सम्स में कुछ नहीं। मतलब 2-3 तो कैलकुलेशन है इसमें, डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना होता है। ये 3-4 चीज निकालना सीख गए तो उसके बाद आपको आराम से ये 3-4 चीज सही निकाल लीजिएगा, फिर खाली दोनों का बैलेंस शीट को जोड़ना रहेगा बस। कंसोलिडेशन का एग्जैक्ट मीनिंग तो यही हुआ ना। अब मेरा और आपका दोनों का बैलेंस शीट को जोड़ दी, 100 रुपया आपका था, मेरे पास मान लीजिए 100 रुपया कैश था, आपके पास 10 रुपया कैश था, तो जोड़ के कितना हो गया? 110। तो नया जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें कितना शो करेंगे? 110। बट बनाएंगे कैसे वो सब बताएंगे आपको। पॉइंट नंबर 4 हो गया ना बाबू। तो ये था हम लोग का पूरा प्योर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसका सम्स में कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं। जब भी आप सम्स बनाओगे सबसे पहले अब यहां से प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करें, जो यूनिक प्रैक्टिकल बात है। जब भी आप सम्स बनाइएगा तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपको। सबसे पहला स्टेप क्या करिएगा, अलग अलग स्टेप्स बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1 आप कॉपी में जब नोट करना ना, आप भी ऐसे ही नोट करना जैसे हम अभी लिख रहे स्टेप 1। तो स्टेप 1 आप भी लिखेंगे कॉपी में कि जब आप सम्स बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे। देखो बड़ा सम जब एग्जाम में आता है ना बाबू, जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट सिखाए, उस समय क्या जरूरी है बोली तो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सम्स तो आप बना लोगे, अप्रोच कहां से स्टार्ट करेंगे सम्स को। यहां पर देखिए स्टेप 1 सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले ये चेक करिएगा सम्स में कि कौन होल्डिंग है और कौन सब्सिडियरी। तो सर बनाने क्या आएगा एग्जाम में आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने बोलेगा, बट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पहले मत बनाइएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एकदम लास्ट में बनाइएगा। पहले सारा वर्किंग नोट अच्छे से कर लीजिएगा, वर्किंग नोट ही सीखना है इसमें, समझिए। तो बैलेंस शीट में कुछ चाहिए नहीं, तो आपको हम लोग आपको पहले बोले कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब क्या। अरे पहले हम लोग दोनों का होल्डिंग का सब्सिडी का अलग था, अभी दोनों का मिला के एक तो अमाउंट कॉलम होगा, दैट्स इट। बट व्हाट इज द यूनिक थिंग्स, बहुत सारे यूनिक एडजस्टमेंट्स है जिसको आपको ध्यान देना है, जिसका पीछे फोकस करना है। स्टेप 1 जब भी सम्स बनाइएगा होल्डिंग का, सबसे पहले देखिएगा कि कौन सा कंपनी होल्डिंग है, कौन सा कंपनी सब्सिडियरी। ऐसे बच्चे लोग का तरह अगर हम लोग बोले तो ऐसे भी कह सकते हैं कि पहला वाला रहेगा वो होल्डिंग रहेगा, दूसरा वाला जो रहेगा सब्सिडियरी रहेगा। बट ये कोई तरीका नहीं होता पढ़ने का, क्योंकि अगर हम बोलेंगे पहला वाला होल्डिंग दूसरा वाला सब्सिडियरी, कभी वाली उल्टा कर दिया, दूसरा वाला पहले कर दिया, सब्सिडियरी पहले कर दिया, होल्डिंग बाद में कर दिया। तो समझिए, समझ रहे ना आप, तो मेंटली ये प्रिपेयर हो जाओगे पहला वाला ही होल्डिंग होगा। 90% टाइम में ऐसे ही होता है, 99% टाइम में ऐसा होता है कि पहला वाला कॉलम होल्डिंग होता है,
दूसरा वाला कॉलम सब्सिडियरी का होता है। बट स्टिल क्या जरूरत है बाबू, सम्स इंग्लिश नहीं आता है क्या? इंग्लिश पढ़ लोगे, उसमें लिखा रहेगा एक्स लिमिटेड ऑन द अबव डेट एक्स लिमिटेड इन्वेस्टेड इतना किया, एक्स लिमिटेड टूक ओवर इतना शेयर्स, एक्स लिमिटेड इतना शेयर खरीद लिया, इतना शेयर खरीद लिया, जो भी तो निकाल के देखिएगा। तो जो आदमी शेयर खरीदेगा वो होल्डिंग, और जिस कंपनी में खरीदेगा वो कौन बाबू? सब्सिडियरी। तो स्टेप 1 में लिखिए चेक, क्या बाबू? चेक। अच्छा एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे स्टेप 1 नहीं, इस समझने के लिए हम लोग कर रहे चेक हु इज होल्डिंग और हु इज सब्सिडियरी। पहले ये चेक कर लीजिए कि कौन होल्डिंग है और कौन क्या बाबू? सब्सिडियरी। हो गया? अब ये चेक कर लिए। ये चेक करने के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप 2, वो है डिग्री ऑफ कंट्रोल। ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा बाबू हर सम्स में, डिग्री ऑफ कंट्रोल। देखिए बाबू हो गया। अब देखिए डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालेंगे कैसे, ये समझना होगा। डीओसी, डीओसी मतलब डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालने का क्या तरीका है? डिग्री ऑफ कंट्रोल को आप कैसे निकालोगे? डिग्री ऑफ कंट्रोल पहले सेकंड स्टेप में निकाल लीजिएगा। डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए पहला चीज होगा शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड। एच लिमिटेड मतलब समझ लो क्या? होल्डिंग। हम बार बार एच और एस यूज करेंगे, आप समझ जाना, क्योंकि बार बार होल्डिंग सब्सिडियरी लिखना पॉसिबल। शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड, एच मतलब होल्डिंग, मतलब आपके कंपनी में, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स इन एस लिमिटेड। क्योंकि हड़बड़ाई मत प्लीज, ये इतना आसान नहीं जितना देखने में लग रहा। टॉपिक इजी है, बस वर्किंग नोट वाला पार्ट में एकदम हड़बड़ाएगा मत प्लीज। एक क्लास एक्स्ट्रा लगेगा चलेगा, लेकिन चीजों को समझ के करिए, क्योंकि जैसे एग्जाम में दिक्कत ना हो। जैसे एग्जाम्पल दे रहे, मान लीजिए हम आपके कंपनी में 8000 शेयर होल्ड किए, खरीद लिए, और आपकी कंपनी में टोटल शेयर था 10,000। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहेगा, बैलेंस शीट में दिया रहता है, तो 8,000 बाई 10,000। अगर इसको परसेंटेज में करना होगा तो इंटू कर दीजिएगा 100। अगर परसेंटेज में आपको निकालना होगा तो इंटू क्या कर दीजिएगा 100। और अगर मान लीजिए नॉर्मल कैलकुलेशन करना तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी तो कर सकते हैं। अगर किसी को परसेंटेज में निकालना होगा तो इंटू 100 कर देना, और डायरेक्ट एरिथमेटिक्स में लिखना होगा तो कैंसिल करिए। 2 4 8, 2 5 10, 4/5। 4/5 क्या हो गया बताइए? डिग्री ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी प्रॉफिट का बंटवारा होगा उसमें से कितना कितना प्रॉफिट या कोई भी चीज जो लीजिएगा कितना कितना करके लेंगे बताइए? 4/5। जहां जहां बंटवारा का बात आता है वो अभी बनाएंगे, आपको बना के दिखाएंगे कैसे किसको बांटेंगे। तो बांटने टाइम में अगर आपको पूछेंगे डिग्री ऑफ कंट्रोल तो आप बोलेगा 4/5। एक एग्जांपल दे रहे डेमो सम से, मान लीजिए किसी का डिग्री ऑफ कंट्रोल निकाले तो आप क्या बोलोगे? 4/5। इसको परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर दीजिए, कितना 80% हो जाएगा। उतारिए। शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड बाय टोटल शेयर्स इन एस लिमिटेड। एस मतलब सब्सिडियरी का टोटल शेयर कितना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, सब दिया रहेगा, और आपने कितना शेयर खरीद लिया है, बताइए। हो गया बाबू? मीठा दे रहे? अच्छा बताइए, सम्स बनाने का स्टेप सोच रहे। पहले सबसे पहले क्या चेक करोगे? हु इज होल्डिंग एंड हु इज सब्सिडियरी, रहने दीजिए। और उसके बाद क्या चेक करिएगा? डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना है। डिग्री ऑफ कंट्रोल का लोकल भाषा में समझिए ना कि आपका कितना % शेयर है। बात कर दो। देखिए हम आपके एक बार हम तब से क्या बोल रहे हैं कि आपका कंपनी में 51 से ज़्यादा, सॉरी 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा होने से हम होल्डिंग बन जाते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है नहीं कि कुछ शेयर ऐसा है जो मेरे पास नहीं।
आपके कंपनी में, जैसे आप एक कंपनी हो, आपके कंपनी में 60% शेयर हमने लिया, हाँ 60% पैसा आपको हम दे, 40% तो कोई और दे रहे, तो ये जो कोई और है उसको क्या बोलेंगे? नहीं, इसलिए बोले सुन के बोलिए, उसको बोला जाता है यहाँ के लैंग्वेज में माइनॉरिटी इंटरेस्ट। स्टेप 3 में आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए। रुकिए, हवाई मत, ये सब जो स्टेप लिख रहे हैं सम्स में नहीं लिखेंगे, ये आपको हम समझाने के लिए जब भी रिवीजन करना होगा तो ऐसे करोगे। स्टेप 3, इससे कम गलती होगा आपके एग्जाम में। स्टेप 3 एक बार बताइए सर कैसे निकालना? बहुत इजी है। टोटल वैल्यू को टोटल, लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल शेयर बी 1। इतना लिख के दिखाना नहीं पड़ता एग्जाम में, डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, लेट द टोटल शेयर बी 1। मान लीजिए टोटल शेयर कितना है 1, तो अगर 1 में से 4/5 होल्डिंग का है, बाकी तो किसी का है, तो 4/5 कितना होगा? 5 - 4, 1/5। तो बाकी 1/5 को क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी क्या होगा बताइए? इंटरेस्ट। फिर से सुनिएगा, ये शेयर हुआ उसका, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर हुआ। अब इसका फिर बेनिफिट निकालना अलग सिखाएंगे, वो अगला दिन सिखाएंगे डिटेल में, माइनॉरिटी इंटरेस्ट चार्ट कैसे बनता है। पहले हमको स्टेप 1 बताइए, सबसे पहले क्या चेक करोगे? विच इज होल्डिंग, विच इज सब्सिडियरी। स्टेप 2 क्या चेक करोगे? डिग्री ऑफ कंट्रोल। अगर क्वेश्चन में दे दिया 80%, 40% तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर नहीं दिया रहा तो कैसे निकालिएगा? समझ गए? स्टेप 3 में निकालिएगा। अच्छा, अगर एक बात बताइए, कॉमन सेंस, एक बात, रुकिए हड़बड़ाई मत, जैसे ही हम डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालेंगे हमको माइनॉरिटी इंटरेस्ट उसी टाइम पता चल गया। क्यों बोलिए? टोटल में से 80%, 4/5 मतलब 80%, अगर 80% होल्डिंग का है तो 20% तो किसी का है, और 20% जिसका है वो कौन है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जब आप दोनों बैलेंस शीट को मिलाइएगा तो सारा चीज़ को तो मिला दीजिएगा, लेकिन ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला है उसको क्या करिएगा? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में अलग से शो किया जाता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का इतना रुपया बेनिफिट है, इतना रुपया प्रॉफिट है, इतना रुपया जो भी शेयर है वो निकालना सिखाएंगे। अगला दिन आपको चार्ट बनाना सिखाएंगे, उसमें बताएंगे, समझे? तो हम पूछ रहे, बताइए डिग्री ऑफ कंट्रोल के टाइम में तो यू नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इफ 4/5 इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल देन 1/5 इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये तो आपको समझाने के लिए इतना नाटक करके बता दी, बट अगर आप डायरेक्टली चाहो तो डायरेक्टली भी तो निकाल सकते हैं। अच्छा, हम आपसे पूछते 70% अगर होल्डिंग का है तो बाकी 30% किसका है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब देखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? जैसे आप लोग यहाँ पे क्लास में भी 50 लोग बैठे हो, 50 लोग में मान लीजिए 40 लोग ऐसे हैं जिनको मान लीजिए हमने पैसा दिया, लेकिन 10 लोग ऐसे भी तो है जिन्होंने हमसे पैसा नहीं लिया। जिन 40 को हमने दिया वो तो मेरा होल्डिंग के अंदर आ गए, मेरे अंदर आ गए, लेकिन जो बाकी जो 10 लोग हैं उनको क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी मतलब दे आर हैविंग अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ शेयर्स, उनके पास बहुत ही कम शेयर, इसीलिए वो माइनॉरिटी। आप बड़े भाई हो और वो लोग छोटे भाई है, तो बड़ा भाई हो आप, वो लोग कौन सा भाई है? छोटा भाई। उतारिए, छोटा भाई भी बना लो, चचेरा भाई है, मतलब कम शेयर है उसका। उतारिए, अच्छा उतारिए। लाइव वाला वीडियो होगा, वो लाइव तो करवाएंगे सर, हम समझ हम देख लिया, आप भेज देंगे। लाइव तो करवाएंगे। 11 का क्लास कल है बाबू, कल 5 बजे। लाइव तो करवाएंगे। खाएंगे आप धीरे धीरे, इसमें कुछ काम है। ओके ओके ओके, नहीं नहीं बाबू, नॉट पॉसिबल। देखिए हो गया बाबू। देखिए ये आस्ते, ये वाला 3 चीज ना, बात नहीं बाबू, ये वाला 3 चीज जो है, देखिए ये वाला 3 चीज निकालिए, उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बेनिफिट्स। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बेनिफिट आराम से अगला दिन डिटेल में लोग निकालेंगे। तो देखिए हम आपसे यहाँ पर बात नहीं बाबू, जो जो चीज़ पूछ रहे हैं आप हमको ये बताइए। देखिए अच्छा, कुछ एक मिनट, उससे पहले एक छोटा चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं ना जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होते हैं। इंटर कंपनी मतलब होता है जैसे हम होल्डिंग है, आप सब्सिडियरी हो, हम, मेरा डेटर्स में 50,000 रुपया ऐसा है जो हमने आपसे ही पाते आपको, या फिर मेरा क्रेडिटर में 10,000 रुपया ऐसा है जो हम आपको ही देने वाले थे। ऐसा भी तो होता है ना, इसको बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन।
इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन मतलब दो कंपनी के बीच में भी तो ट्रांजेक्शन हुआ होगा। अगर आपके कंपनी को हम आज खरीद लिए हैं, इसका मतलब मेरा आपका कंपनी से पहले से कॉन्टैक्ट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा कंपनी से लोन दिए जो आपके कंपनी को ही दिए, मेरा कंपनी से मान लीजिए डेटर है, मतलब हम पैसा पाते हैं आपसे ही पाते हैं, इसको बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। ऐसे ट्रांजेक्शंस रहेंगे तो आप क्या करिएगा, कुछ मत करिए। सपोज जैसे देखिए, सपोज जैसे क्वेश्चन में बोला कि भाई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन का क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पर वर्किंग नोट में किन किन चीज़ों का बात ध्यान रखना है बताइए। तो वर्किंग नोट में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो आपको बनाना है, बस समझे। तो आप कॉपी में लिखिए वर्किंग नोट्स, क्या क्या वर्किंग नोट बनाएगा वो बता रहे, कॉपी में लिखिए वर्किंग नोट। अगला दिन एक एक करके लाइन बाय लाइन सब वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट, ये 5 ठो वर्किंग नोट अगर बना लेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्किंग नोट करने का दरकार नहीं पड़ता है। ये 5 ठो वर्किंग नोट समझिए तो मैंडेटरी है। पहला लिखिए डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल, पहले क्या निकाल लीजिएगा, डिग्री ऑफ कंट्रोल। फिर क्या निकालिएगा, देखिए डिग्री ऑफ कंट्रोल जैसे ही निकालेंगे उसी वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी मार्क कर लेंगे। इफ 4/5 इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल देन 1/5 इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अलग से शो करने का दरकार था क्या, वो तो आपको समझाने के लिए लिखिए। उसका दूसरा पॉइंट लिखिए कंट्रोल चार्ट। अब ये कंट्रोल चार्ट का मतलब क्या होता है, यही मेन है। कंट्रोल चार्ट अगर सही बना लिए तो फिर आपका होल्डिंग कंपनी सही हो गई। कंट्रोल चार्ट में आप देखते हो कि मेरा हिस्सा कितना है, माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है, माइनॉरिटी का प्रॉफिट कितना है। उसका तीसरा पार्ट में आइए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ये निकालते हैं कि गुडविल आ रहा है कि कैपिटल रिजर्व आ रहा है, ये सब डिटेल में अगला दिन करेंगे। और उसका लिखिए कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड पीएल, पीएल लास्ट लिखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सॉरी कंसोलिडेटेड जीआर, जनरल रिजर्व, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। सर बैलेंस शीट वो तो सम्स वर्किंग नोट थोड़ी ना है, बात समझिए। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले क्या करिएगा, लाइन बाय लाइन ये सब बना लीजिएगा। अब ये सब कैसे बनता है, उसमें डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालना था आपको सिखा दिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना भी सिखा दिए। इसके बाद का जो मेन स्टोरी है वो अगला दिन शुरू होगा। तो अगला दिन पूरा वर्किंग नोट के ऊपर हम लोग का क्लास है, प्लीज मिस मत करिएगा। थैंक यू बच्चों।